विश्व में जल संसाधन, महत्व, उपलब्धि और शोषण के दुष्परिणाम। जल जीवंत जगत की आत्मा है, प्राण है, पारिस्थितिक तंत्र का आधार है, प्रकृति का परम उपहार है। जलीय चक्र से ही यह ग्रह जीवंत है। इसलिए ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाओं में इस पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण तत्व को सर्वप्रथम प्रणाम किया गया है। साथ ही सूक्त 9 में कहा गया है, तुम सर्व सुख दाता हो, औषधियों में गुण उत्पन्न करते हो, तुम समृद्धि दाता हो, तुम शक्ति, सौंदर्य और समस्त रोगों के नाशक होने के बाद शक्ति के दाता हो, अतः तुम्हें प्रणाम। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, आज का आर्थिक युग है। आर्थिक युग में यदि अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है तो हम देखें तो आखेट के युग में भी या वन और पशुपालन के युग में भी और आज के कृषि युग में भी और आधुनिक युग में उद्योग में भी यह व्यापार और वाणिज्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका जल निर्वहन करता है। अर्थात यह सुप्रीम इकोनॉमिक वेल्थ है और आर्थिक क्रियाओं का नियंता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो 80% जनसंख्या आज भी जलागारों के निकट रहती है और विश्व के बड़े बड़े महानगर आज भी या तो नदियों के मोड़ों पर हैं या मुहानों पर हैं या समुद्र के किनारे पर हैं। चाहे भारत का उदाहरण लें और चाहे विश्व का उदाहरण लें। साथ ही विश्व की जो सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, जैसे मिस्री सभ्यता नील नदी के किनारे जन्मी, जैसे मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यता दजला फरात के किनारे जन्मी, उसी तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के और चीनी सभ्यता ह्वांगो नदी के निकट विकसित हुई। तो हमारे सांस्कृतिक विकास में भी यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही जैविकी आधार में देखें तो 25% प्लोटोप्लाज्मा में यही जल है। साथ ही यह फोटोसिंथेसिस में तो जल स्वयं भाग लेता है। पारिस्थितिक तंत्र का यह आधार है। जीवों के उद्भव और विकास में, जनन में और उनकी उत्पत्ति में इसका प्रमुख योगदान है। समस्त क्रियाएं जल के माध्यम से ही संपादित होती हैं। अगर जीव जगत देखें या वनस्पति जगत देखें तो जीवों के रंग, रूप, उनकी ऊंचाई, उनका वितरण, उनका घनत्व आदि जल से ही प्रभावित होता है। जल से समस्त उद्विकास को, मतलब उद्भव, उत्पत्ति को और विकास को यह प्रभावित करता है। इस तरह से वनस्पतियों का वितरण ही वर्षा से निर्धारित होता है। वर्षा ही उनके रूप, रंग, उनके सघनता, उनकी ऊंचाई आदि को निर्धारित करती है। अब जल उपलब्धता की दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी का 29% भाग ही थल है, शेष 71% जल है। इस 71% भाग में 97% जल रहता है। 97% जो जल है, इसी की वजह से इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। और लेकिन यह जल जो सतही जल का 97% समुद्र में है, ये 97% जल खारा है, लवण युक्त है। 2% जल जो 2.08% जल ध्रुवों में बर्फ के रूप में है और 0.09% जल ये वाष्प के रूप में है। ये तीनों ही जल पेयजल के रूप में नहीं है, इसलिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस तरह से 99% जल खारा है, बर्फ है या वाष्प के रूप में है। जो 1% जल बचता है वही पेय या स्वच्छ जल है। उस स्वच्छ जल का अगर हम समस्त विश्व को ये माने
कि 5 लीटर पानी है, आधा बाल्टी पानी है, तो हमारा पेयजल एक चाय की चम्मच के बराबर ही है। तो पेयजल की उपलब्धता से आशय सही समय, सही स्थान और सही मात्रा में उपलब्धि से है, क्योंकि जल तो है लेकिन वो पिया नहीं जा सकता। तो जल उपलब्धता की दृष्टिकोण से भारत भी संपन्न है और विश्व भी संपन्न है। भारतवर्ष के 117 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत संपन्न है, लेकिन इसका 85% जल नदियों के रूप में, जो 14 नदियां हैं, उनसे बह जाता है। तो जल तो है भारत में भी और विश्व में भी, लेकिन पेयजल नहीं है, पेयजल की बहुत कमी है। तो हम देखें जो 85% जल है वह तो सीधा समुद्र में ही बरसता है। शेष जो जल मिलता है वह 15%, उसका बहुत बड़ा भाग नदियों को मिल जाता है। यद्यपि नदियां कुल सतही जल का 0.00008% ही प्राप्त कर पाती हैं। इस तरह से सतही जल तो बूंद के बराबर ही है, से 80% जल की पूर्ति तो भूमिगत जल से होती है। तो भारत में भूमिगत जल भी समृद्ध है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये भूमिगत और नदियां भी यहाँ बहुत, भारत की 14 नदियां जिनमें 80% जल है, 85% जनसंख्या का पोषण करती हैं। तो जल उपलब्धता तो है, लेकिन ये जल जो पेयजल है वो बहुत कम है, क्योंकि 1% जल का 70% जल तो कृषि कार्यों में ही प्रयुक्त हो जाता है। जो शेष 30% जल बचता है, माने कुल है 1% जल, 1% जल को अगर हम 100% जल मान लें तो इसका 70% तो कृषि कार्यों में आ जाता है और 30% मानव उद्योगों में और खर्च में प्रयोग होता है। तो पेयजल की कमी बहुत अधिक है। इस तरह से भारत में और विश्व में कहा जा सकता है कि जल तो उपलब्ध है, लेकिन इसी पेयजल का 70% जल प्रदूषित हो चुका है, तो 30% जल ही स्वच्छ जल है। जल की कमी भयावह है। तो जल उपलब्धता से आशय न लगाया जाए, पेयजल की उपलब्धि से लिया जाए। अगर हम देखें विश्व की गुणवत्ता, तो विश्व की जनसंख्या 7 अरब 90 करोड़ है, लेकिन 1.5 अरब लोग शुद्ध स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। केवल अमेरिका, रूस और कनाडा, इनमें ही 100% जल उपलब्ध है और ये श्रेष्ठ जल का, स्वच्छ जल का 100% उपयोग करते हैं। लेकिन अगर भारतवर्ष की स्थिति देखी जाए गुणवत्ता की दृष्टि से, तो एक फेरिस्त बनाई जाए तो 122 देशों में भारत का स्थान गुणवत्ता की दृष्टि से 120वां है। इस तरह से गुणवत्ता वाला जल हमको नहीं मिल पा रहा है। अगर हम कुल जल उपलब्धता की दृष्टिकोण से देखें तो जहां यूएसएसआर और यूएसए और कनाडा 100% जल प्राप्त कर रहे हैं, हमारा स्थान विश्व के 133 देशों, 180 देशों में 133वां है। तो उपलब्धि तो फिर भी ठीक है, लेकिन शुद्धता की दृष्टिकोण से तो हम बांग्लादेश, इंडोनेशिया और सऊदी अरब से भी पीछे हैं। गुणवत्ता की दृष्टिकोण से ये ज्यादा जनसंख्या को जल दे रहे हैं। तो कहना चाहिए कि जल की एक भयावह समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है। तो पेयजल की, लेकिन संसार के जितने भी विकासशील देश हैं वहां कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए कृषि सिंचाई में बड़ी मात्रा में जल का उपयोग किया जा रहा है और उद्योगों में जल की उपयोगिता बढ़ रही है, इसलिए जल की समस्या खड़ी हो रही है। भारतवर्ष भी एक विकासशील देश है, यहाँ भी यह समस्या खड़ी हो रही है। अब देखें कि इस शोषण का दुष्परिणाम क्या है, क्योंकि इतना जल, इस दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि डार्क स्टेज आ गई है।
डार्क ब्लैक स्टेज आ गई है, जहां 5.5 मीटर से माने आधा मीटर से 5 मीटर तक प्रतिवर्ष घट जाता है, उसको हम डार्क ब्लैक जोन के नाम से संबोधित करते हैं। और जहां 5 मीटर से अधिक जल घट जाता है उसको ब्लैक जोन के नाम से संबोधित करते हैं। और जहां का जल हम 85% से 90% तक प्रयोग कर चुके हैं, अब जल बचा नहीं, वह ग्रे स्टेज में आता है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ जिले तो ग्रे स्टेज में आ गए हैं। और उत्तर डार्क ब्लैक में जो उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले, बहुत बड़ा क्षेत्र आ रहा है और जल स्तर नीचे हर साल गिरता चला जा रहा है। और ब्लैक जोन में भी जहां 5 मीटर तक जल गिर जाता है, ये राजस्थान में गिर जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? इसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि लवणता बढ़ती चली जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लवणता बढ़ती चली जा रही है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये वो जिले हैं जिनमें लवणता बड़ी तेजी से बढ़ रही है। फ्लोराइड में राजस्थान और मध्य प्रदेश का विदिशा जिला टॉप पर है, जहां फ्लोराइड की मात्रा जल में बढ़ रही है। और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से दांत और हड्डियों का क्षय होता है। नाइट्रेट की मात्रा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बड़ी तेजी से घट रही है। नाइट्रेट बढ़ रहा है। फ्लोराइड की मात्रा राजस्थान में बहुत ये झुंझुनू, अलवर और पश्चिमी राजस्थान के जिले जिनमें जैसलमेर आदि में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। और भारी धातुएं बढ़ रही हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ये कोरबा, बस्तर छत्तीसगढ़ के वो जिले हैं, या मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक जिले हैं, इनमें भारी धातुओं की, रीवा के बहुत से हैंडपंप जो शहर में ही लगे हुए हैं, लिखा हुआ है कि ये जल पेयजल नहीं है। तो ऐसे हैंडपंप का क्या उपयोग जो पेयजल के रूप में उपयोग न हो। इस जल स्तर की गिरावट तो झालावाड़ वगैरह के जो राजस्थान के जिले हैं, जैसलमेर जिले हैं, यहाँ का 85 से 90% जल उपयोग आ चुका है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बहुत से जिले ग्रे स्टेज में आ गए हैं, जहाँ का 85% भूमिगत जल का प्रयोग हो। सतही जल तो केवल 1% है। जो भूमिगत जल है उससे ही नगरों की पूर्ति होती है, उससे ही उद्योगों की पूर्ति और कृषि की पूर्ति हो रही है। तो पेयजल की समस्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इंदौर, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई के कुछ इलाकों में तो पर बाल्टी पैसों से मिल रही है। बेंगलोर में रहने का खर्च जल का ज्यादा हो गया है। मकान किराया और जल, ये वहां की मुख्य, क्योंकि पेयजल हम टैंकों से दूसरे स्थानों से आयात करते हैं। तो वित्तीय व्यय कर्नाटक में तो बहुत बढ़ गया है और साथ में चेन्नई में बढ़ गया है। नगरों में चेन्नई और कर्नाटक, इसका वित्तीय व्यय पर। कृषि की उत्पादकता तो उत्तर प्रदेश में उत्पादकता प्रभावित हो रही है। फसल प्रारूप बदल गया है, जहां नील की खेती होती थी अब वहां ज्वार की खेती होने लगी है। दो फसली क्षेत्र निरंतर घटता चला जा रहा है, शस्य तीव्रता घटती चली जा रही है, उत्पादन ह्रास हो रहा है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि जिलों में उत्पादकता ह्रास की समस्या भयावह होती चली जा रही है। हमारे भारतवर्ष में जल की जो विकट समस्या है वो पेयजल की है। हम बुंदेलखंड इससे अछूता नहीं है। जो पुराने चंदेलकालीन और बुंदेलकालीन तालाब बनवाए गए थे वो निरंतर घटते चले जा रहे हैं, वन घटते चले जा रहे हैं। आइलैंड आज हम देखें, खजुराहो, छतरपुर, बांदा, झांसी, नौगांव, इनका टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस बढ़ता चला जा रहा है। ये आइसलैंड बने जा रहे हैं। यहाँ पेयजल की समस्या भूमिगत जल पर भी आधारित होगी। सतही स्रोत घट रहे हैं, इसलिए जल उपलब्धता पर ध्यान भी देना है और पेयजल को हमें शुद्ध रखना है। धन्यवाद।